हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू इनिशिएटिव। आज हम यूपीएससी चैनल पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब मिलके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और इनिशिएटिव का नाम है द हिंदू एनालिसिस। जो हिंदू के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है, उसके अंदर डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑल इंडिया पीसीएस या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनकी स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, लेकिन आपको ये चैनल सबसे अलग दिखेगा। इसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल सबसे अलग कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास है जो आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बने हुए नोट्स मिलेंगे इसमें। जबकि सब जगह डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पढ़ाया जाता है या न्यूज़पेपर के नोट्स की कटिंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन नाउ आप देखेंगे अभी कि जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सबसे पहले आज 6 अक्टूबर 2023 से आज की न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहली न्यूज़ है महादेव ऐप केस। अभी क्या हुआ है कि एक महादेव ऐप केस चल रहा है मार्केट के अंदर, जो न्यूज़ चल रही है महादेव ऐप के नाम से। उसका क्या है, कपिल शर्मा और जो हुमा कुरैशी है, हिना खान है, उसके अलावा रणवीर कपूर, इन्होंने प्रमोशन किया है जस्ट। तो प्रमोशन किया है और उन्होंने अगर प्रमोशन किया है तो उसके पैसे भी उन्होंने लिए होंगे। उस मनी को अगर उन्होंने लिया है तो वो कैसे लिया होगा ये उन्होंने दिखा नहीं रखा है, तो इसलिए ईडी ने उनको समन किया है। तो अभी ये तो न्यूज़ हो गई जनरल न्यूज़, जो कि सभी सिंपल लोगों के लिए काम की है, जो कि जनरली हर आदमी जो अपने इंडिया के अंदर सभी व्यक्ति हैं उनके लिए कि भाई कपिल शर्मा को ये नोटिस मिला, वो मिला, ये मिला। बट यूपीएससी अगर आप कोई भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर का कंटेंट जो आपको अंदर से पढ़ना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप चाहो तो साथ के साथ ही एक साथ में कॉपी ले लीजिए और मेरे नोट्स को कॉपी कर लीजिए, तो आपको नीड ही नहीं होगी कि अलग से नोट्स बनाने की और अलग से मंथली मैगजीन पढ़ने की, क्योंकि ये इट विल बी सफिशिएंट। चलो, तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे काम की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ईडी। तो सबसे पहले इसके अंदर ईडी एक कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ईडी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो राइट स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री और ईडी इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फर्स्ट में 1956 में। इसको पहले इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, और जिसका काम क्या था वो क्या करते थे, एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1947, उसके अंदर जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के जो वायोलेशंस होते थे उनको हैंडल करने का काम किसका था, इसका एनफोर्समेंट यूनिट का। और डिपार्टमेंट उस टाइम कौन सा था, इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन 1957 में इसको बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया। जो अभी ईडी है ये 1957 में बना है, 1956 में ये एक एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में बना था। ठीक है, इसके अंदर ये कौन कौन से इंप्लीमेंटेशन, मतलब कौन कौन से लॉज को इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है। एक तो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये जो दोनों एक्ट है इनको इंप्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, ईडी। अगर इनकी कंप्लाइंस में कोई भी दिक्कत आई है तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स क्या है, मतलब इसके अंदर सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में। याद रखना, बहुत सिंपल है। अगर अपन इसको बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत काम का होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.25 पर करके भी देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली। इसकी जिसको हेड कौन करता है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद 5 रीजनल ऑफिस है इसके, कहाँ कहाँ, एक तो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। याद रखना, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। 5 रीजनल ऑफिस के अंदर उसका हेड कौन है, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। और इसके जोनल ऑफिस कितने हैं, तो 10 जोनल ऑफिस है, जिसको हेड कौन करेगा, डिप्यूटी डायरेक्टर। याद रखना, सिंपल है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसको हेड करता है। 5 रीजनल ऑफिस है, उसके बाद 10 जोनल ऑफिस है, 11 सब जोनल ऑफिस है, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर जिसका हेड होता है। तो सब अगर अपन इसका हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, उसके बाद में स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, उसके बाद डिप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, तो डायरेक्टली होती है या फिर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती है उसके अंदर से ड्रॉ कर लिया जाता है। इसके अंदर आईआरएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, कस्टम ऑफिसर होते हैं, पुलिस होती है, एक्साइज ऑफिसर होते हैं। इसके अंदर ये जो ऑफिसर्स की लिस्ट के अंदर ये लोग होते हैं। नाउ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी क्या हुआ है, जो आज की न्यूज़ के अंदर एक न्यूज़ और है कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज टू एंटरटेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू बैन डेंजरस डॉग ब्रीड्स। यानी अभी एक डेंजरस डॉग जो ब्रीड्स है, अभी हाई कोर्ट ने जस्ट रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ है कि ये जो डॉग ब्रीड्स है, अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर डॉग की ऐसी प्रजातियाँ जो कि ज़्यादा ही बाइट करती है, जो डेंजरस होती है, उनको बैन करने के लिए ऑलरेडी बैन्ड है, लेकिन दिल्ली के अंदर बैन नहीं है। तो हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ने मतलब पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। तो हाई कोर्ट ने बोला कि यार ये पीआईएल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इससे छोटी छोटी चीज़ों पर अगर पीआईएल लगाते रहेंगे तो एक जो लीगल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाइए, अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली वी विल मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे, डिसीजन लेना बात की बात है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज मना कर दिया है टू एंटरटेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू बैन डेंजरस डॉग ब्रीड्स। तो हाई कोर्ट ने अभी मना कर दिया है। अब इससे रिलेटेड अपने लिए क्या काम की है कि अगर डॉग की चीज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या काम की है, तो सबसे पहले अपने जो इंडिया का नेशनल रेशियो है उसमें
मतलब जो 36 लोगों पर एक डॉग है, मतलब इतनी डॉग्स की पॉपुलेशन है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी इसमें से काम की चीज़ क्या है, तो सबसे पहले अगर डॉग बाइट से क्या होता है तो रेबीज, जो रेबीज हमारी जो बीमारी है वो उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्रीज डेटा, इंडिया इज़ द हॉट बेड ऑफ ह्यूमन रेबीज। जो रेबीज के लिए सबसे बड़ा मेन जो कोर एरिया है तो वो इंडिया है। इंडिया के अंदर 1/3 ऑफ वर्ल्ड में अगर रेबीज के कारण जो डेथ होती है उसका तीसरा हिस्सा 1/3 हिस्सा कहाँ होता है डेथ, इंडिया के अंदर। 20,000 पीपल डेथ होती है ड्यू टू रेबीज के कारण। रेबीज के कारण 20,000 लोगों की डेथ हो जाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय रेबीज वायरस ऑफ द, अब इसका कारण क्या है, तो रेबीज वायरस ऑफ द लाइसा वायरस जीनस विथ इन द फैमिली रहाबोडिविरिडे। मतलब मेरी बात समझो कि फैमिली का नाम तो है रहिबोडिविरिडे, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो पर जो लिखा हुआ है जो मतलब क्या बोलते हैं रहिबोडिविरिडे, इस नाम से तो फैमिली है। और उसका वायरस कौन सा है, लाइसा वायरस जीनस। तो ये रेबीज वायरस को इसका मेन रीजन यही है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ये वायरस होता है इसके अंदर एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर। इट इज़ ए राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, आरएनए वायरस, जो कि डॉग्स की जो मतलब सलाइवा, उनके जो थूक होता है, जो रेबिड एनिमल्स होते हैं उनके थूक सलाइवा के अंदर होता है, उनके जो लार होती है, अपन लार बोलते हैं, उसके अंदर होता है। और जो रेबिड एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो एक डॉग, कैट, मंकी। अगर डॉग भी काट देता है, कैट भी काट लेती है, मंकी भी काट लेती है, तो वो क्या करते हैं, वो जब बाइट करते हैं तो उनकी जो लार होती है उसको डिपॉजिट कर देते हैं गाँव के अंदर, एंड वायरस को गाँव के अंदर छोड़ दिया जाता है। द डेथ जो इनवेरिएबली अकर्स इन, जो ये डेथ है वो अकर्स कितने दिनों में, इससे अगर रेबीज वायरस से डेथ हो जाती है तो 4 दिन से लेकर 2 वीक्स तक ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर ये वायरस असर करने लग जाता है तो 4 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर डेथ हो जाती है किसी कारण, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमूव द वायरस। अगर आपको डॉग बाइट कर लेता है तो आपको क्या करना है, जनरली अपने हाथों जहाँ पर डॉग ने या कैट ने काटा है उसको आप साबुन से धो लीजिए, वाटर एंड सोप से, और उसके बाद वहाँ से वायरस को हटा दीजिए। इससे ही आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने को, बस यही इसका सोल्यूशन है। इसके इंजेक्शन और जो वो प्रिवेंटिव वैक्सीन लगती है, लेकिन मोस्टली इसका सोल्यूशन जो टेम्प्रेरी सोल्यूशन यही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर 59,000 ग्लोबल डेथ हुई है। ठीक है, उसके टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से उसमें इंडिया के अंदर आप सोचो अगर 59,000 डेथ हुई है तो उसमें से 36% रेशियो किसका है, इंडिया का। 1998 में 30,000 केसेस थे मतलब इसके डेथ के। उसके बाद 2012 में 12,700 केसेज हुए, 2020 के अंदर 6644। तो ये आपको याद रखना है। और इसका सबसे बड़ा इससे ये पता चलता है कि जो वायरस है धीरे धीरे, रेबीज वायरस से जो डेथ हो रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये तो अपने को आइडिया लग ही रहा है। इससे ये पता चलता है कि लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, पोल्यूशन टेक्स सीट ए स्टेबल फायर स्पाइक इन पंजाब। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है कि स्टेबल बर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। स्टेबल बर्निंग का मतलब आप समझते हैं, जो पराली होती है उसको जला दिया जाता है। जब क्या होता है कि क्रॉप्स, अगर खड़ी क्रॉप्स है उसको मशीन से जब कटवा दिया जाता है तो उसमें से कुछ निचला हिस्सा रह जाता है, तो उस हिस्से को क्या करते हैं, जला दिया जाता है आग से और उसको हटा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टेबल बर्निंग। तो स्टेबल पराली बर्निंग ये अभी पंजाब के अंदर बहुत सारी हो रही है, इसके कारण पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो आज की एक न्यूज़ के अंदर ये केस, ये मतलब न्यूज़ आई है। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी के लिए या जो भी पीसीएस एग्जाम या कम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम दो, उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो स्टेबल बर्निंग। तो स्टेबल बर्निंग, पराली बर्निंग इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर, यानी फायर को सेट करना है टू क्रॉप रेजिड्यू, जो क्रॉप का जो बचा हुआ सामान है अवशेष उसको जला देना है, टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड, ताकि अपन उसको फील्ड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबल बर्निंग है ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैसा लग नहीं रहा है, सिर्फ जलाना है, जल जुला की राख हो जाएगा और उसके बाद पूरा ज़मीन खाली हो जाएगी। इसके मतलब मेन इसका कारण क्या है, तो मशीन लीव सेवरल इंचेज ऑफ स्टेबल, यानी पराली के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाता है मशीनों के द्वारा। इसका मेन रीज़न यही है। इसका इफेक्ट क्या है, तो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट है कि ये पोल्यूट करती है किसको, एनवायरनमेंट को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही आते हैं कि पोल्यूशन कैसे होता है। तो एक तो मीथेन का पोल्यूशन, इसके इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्सियोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह की जो 4 गैसेज है, जो 4 मतलब कंपोनेंट है, जो विषैले गैसेज है या विषैले जो हानिकारक अपन बोलते हैं पोल्यूटेंट, उनको जनरेट करने का काम करती है ये स्टेबल बर्निंग। एक तो मीथेन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, और उनका याद रखना CH4, CO, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्सियोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि सोइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं, मृदा की जो मतलब क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता, उसको खराब करने का काम होता है, क्योंकि जल जाती है तो उसके अंदर से, और उसके अंदर लॉस ऑफ मॉइस्चर्स का लॉस भी करते हैं। हीट पेनिट्रेशन, हीट के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसके कारण जो अगली बार खेती होती है उसमें भी दिक्कत होती है। इसका एक सोल्यूशन है पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर क्या होता है, तो एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, 4 कैप्सूल के अंदर अगर अपन 4 कैप्सूल के साथ में 25 लीटर को लिक्विड, मतलब 4 कैप्सूल से 25 लीटर लिक्विड बन जाता है, और उससे उसके अंदर अगर आप जेगरी इनको डाल दो तो वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर कर देता है। इतना काम होता है इस पूसा डिकम्पोजर का। ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है, जिसको कैप्सूल कैसे बनता है, फंजी को एक्सट्रैक्ट करके। और इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द इसेंशियल एंजाइम्स फॉर डिग्रेडेशन प्रोसेस, यानी जो पराली को डिग्रेडेट करने के लिए जो इसेंशियल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, पूसा डिकम्पोजर। ठीक है, इतना इसमें कितना टाइम लगता है, तो 20 डेज फॉर डिग्रेडेशन के लिए 20 दिन का टाइम लेता है। तो इसके अंदर जो बेनिफिट्स है पूसा डिकम्पोजर्स के अंदर 20 डेज लगते हैं डिग्रेडेशन के लिए। और उसके बेनिफिट्स क्या है, तो सोइल की फर्टिलिटी को मतलब बढ़ावा देता है। इसके कारण क्या होता है कि देखो, एक तो आप आग जलाएंगे तो उसके कारण उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगी, सोइल्स की जो
उर्वरक क्षमता है, लेकिन पूसा डिकम्पोजर तो सिर्फ डिग्रेड करता है, तो उसके कारण जो उसके अंदर जो पराली वहाँ पर डिग्रेड होगी, उसका भी उपजाऊपन कहाँ जाएगा, मृदा में, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और लेकिन ये कॉस्टली होता है किससे, क्योंकि इसके अंदर कैप्सूल का पैसा लगता है, लेकिन स्टेबल बर्निंग में कोई पैसा नहीं लगता है, सिंपल सीधा आग लगा दो। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है कि मतलब पोल्यूशन को हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बढ़ रहा है, और सोइल की फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है, मृदा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है सिंपल कि गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए कि लोगों के पास पूसा डिकम्पोजर्स वाले कैप्सूल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे। अब नाउ मोदी एक्यूसेज कांग्रेस ऑफ लूटिंग ट्राइबल रिसोर्सेज। अभी ये एक न्यूज़ आई है कि मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक्यूज़ किया है किसको, कांग्रेस को, कि भाई ट्राइबल रिसोर्स को लूट करने के लिए, मतलब उसको लूटने के लिए। सिर्फ ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, मेरे को इसमें नहीं जाना है, लेकिन इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है रानी दुर्गावती की, क्योंकि जहाँ छत्तीसगढ़, मतलब वो मोदी जी जहाँ गए हैं वहाँ पर उन्होंने, मतलब ये उन्होंने छत्तीसगढ़ में बोला था, तो वहाँ रानी दुर्गावती से चीज़ें कुछ कनेक्टेड है, तो इसलिए अपन वी आर टॉकिंग अबाउट रानी दुर्गावती, जो कि अपने यूपीएससी के लिए या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम की है। तो वो चीज़ें अपने को पढ़नी है, अपने को कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना है, वी हैव टू गो ओनली ऑन द टॉपिक। तो रानी दुर्गावती कौन थी, तो महोबा का जो चंडेल डायनेस्टी है। सबसे पहले तो रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ, तो सबसे पहले उसका जन्म हुआ 1524 के अंदर, ठीक है। ये मतलब महोबा की एक चंडेल डायनेस्टी है, और ये कहाँ पे है, यूपी और एमपी के जो बॉर्डर है, अभी जो करंट यूपी और एमपी के बॉर्डर है, वहाँ पे एक महोबा चंडेला डायनेस्टी है। वहाँ पे रानी दुर्गावती का जो बोलते हैं अपन की एम्पायर था वैसा। और रानी दुर्गावती किसका है, तो सिंबल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद के दृढ़ निश्चय का जो सिंबल है, उसको रानी दुर्गावती को बोला जाता है। चंडेला वर फेमस फॉर खजुराहो की जो टेम्पल है 11th सेंचुरी के अंदर, जो खजुराहो टेम्पल बने हैं, उसके लिए चंडेला ने ही उनका निर्माण कराया है, इसलिए चंडेला उनके नाम से भी फेमस है खजुराहो के टेम्पल का। याद रखना 11th सेंचुरी के खजुराहो टेम्पल के लिए कौन फेमस है, तो चंदेल, जो चंडेल वंश है। उसके बाद मैरिड विद दलपत शाह, जो रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था, दलपत शाह से, और दलपत शाह के पिता का नाम क्या था, गोंड किंग संग्राम शाह। दलपत शाह के पिताजी का नाम था जो गोंड किंग संग्राम शाह। उनका किंगडम को क्या बोलते हैं, सॉरी 1 सेकंड है ना, उनकी किंगडम का नाम है ग्रह कटंगा उनकी किंगडम का नाम है। और रीजन ऑफ ये कहाँ पे है, तो नर्मदा वैली का जो रीजन है एंड नॉर्थन एमपी, जो मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसके अंदर, और नर्मदा वैली के जो रीजन है उसके अंदर उनका किंगडम फैला हुआ था। गोंड ट्राइब कौन सी है, तो सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइब है, जिसको उनके रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसको क्वीन का काम क्या था, जो रानी दुर्गावती थी, वो उन्होंने इस एम्पायर को 16 साल तक संभाला था। अब ये आप देखना कि उनका जन्म कब हुआ था, 1524 के अंदर। और उस टाइम पे क्या अपने जो महाराणा प्रताप थे, वो भी इन्होंने रानी दुर्गावती को अपनी बहन बनाया था, और रानी दुर्गावती के लिए उन्होंने एक बार सहायता भी भेजी थी। लेकिन मतलब अपन सिर्फ अभी हम सब क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, केवल रानी दुर्गावती के बारे में, तो उसी पर जाएंगे, ठीक है। तो किंगडम आपको समझाई दिया है, गोंड ट्राइब समझाई दिया है, क्वीन मैनेज एम्पायर फॉर 16 ईयर्स। मुगलों ने मुगल एम्पायर था, उन्होंने अटैक किया था ग्रह कटंगा एम्पायर पर। रानी दुर्गावती ने डिस्प्ले किया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर्स कमांडर आसफ खान एंड विन दिस अटैक। उन्होंने इस अटैक को, आसफ खान की जो अगेंस्ट अटैक, आसफ खान ने जो अटैक किया था उसके मतलब रानी दुर्गावती ने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई और उन्होंने इस अटैक को जीत लिया। लेकिन उसके बाद मुगलों ने वापस से रीग्रुपिंग की एंड रानी दुर्गावती रादर सरेंडरिंग, उन्होंने क्या किया कि उनकी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करना समझा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अब सरेंडर नहीं करूँगी। उसके बाद मुगल एम्पायर ने ये युद्ध जीत लिया था। लेकिन रानी दुर्गावती इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उनको जाना जाता है। अबुल फजल एक जो हिस्टोरियन है, कोर्ट हिस्टोरियन, किसके, अकबर के, उन्होंने डिस्क्राइब किया है किसको, रानी दुर्गावती को एज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, ग्रेस, करेज एंड ब्रेवरी का एक कॉम्बिनेशन बताया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की, मतलब आप किस सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिंबल कौन है, तो रानी दुर्गावती, ठीक है। नाउ एक और टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, जो अभी एक न्यूज़ मतलब एक रिपोर्ट आई है फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। उसके अंदर क्या है कि इंटरनेट की जो फ्रीडम है उसके बारे में बताया गया है कि किसको कैसी रैंकिंग दी गई है। आइसलैंड की रैंकिंग है 94, यूके की रैंकिंग है 79, जर्मनी की रैंकिंग है 77। याद रखना, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अपने को बस एक बार समझना है। अगर अपन समझ लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो, मैं समझा दूंगा। इंटरनेट फ्रीडम यानी किस देश के अंदर कितनी इंटरनेट से रिलेटेड फ्रीडम है, कितने शटडाउन के कारण भी कितनी बार इंटरनेट की फ्रीडम अफेक्ट हो रही है, इंटरनेट पे आईटी एक्ट के थ्रू कितनी बार इंटरनेट आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, इस तरह। तो सबसे ज़्यादा फ्रीडम कहाँ पे है, तो आइसलैंड के अंदर, फिर यूके, फिर जर्मनी, यूएस 94, 79, 77, 76, ये उनका स्कोर है। ब्राज़ील के अंदर है पार्टली फ्री, यानी पार्टली फ्रीडम है वहाँ पे 64, उसका रैंकिंग 64th रैंकिंग है। श्रीलंका की 52 रैंकिंग है, इंडिया की 50th रैंकिंग है। और इंडिया को पार्शली फ्री बोला गया है कि भाई इंडिया के अंदर क्या है कि पार्शियल फ्रीडम है, वहाँ पे ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर है, ना इतना ज़्यादा मतलब फ्रीडम है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट शटडाउन हुआ तो उसके कारण लोगों की आवाज़ पहुंच नहीं पाई, लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो इंडिया के अंदर इंडिया को 50 स्कोर दिया गया है। चाइना वर्स्ट पोजीशन में है, क्योंकि चाइना के अंदर पिछले 9 सालों से कभी कोई चीज़ बाहर आती नहीं है, ना वहाँ व्हाट्सअप, ना टेलीग्राम, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती नहीं है वहाँ पे चाइना के अंदर। म्यांमार में भी, म्यांमार का क्यों हुआ था, तो उसके कारण सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था, लोगों की आवाज़ को दबाया गया था, इंटरनेट पर सोशल मीडिया को एक्टिवेट नहीं होने दिया गया, इस तरह
चाइना और म्यांमार की पोजीशन किसमें, वर्स्ट, वहाँ पर मतलब फ्रीडम बिल्कुल है ही नहीं। एक रिपोर्ट 2022 की है, इंटरनेट शटडाउन। ये रिपोर्ट किसकी है, तो एक्सिस नाउ की एक रिपोर्ट है और कैपिटल टाउन कोalition की। इसके अंदर इंडिया के अंदर टोटल 84 शटडाउन हुए हैं, यूक्रेन के अंदर 22 शटडाउन हुए हैं, ईरान के अंदर 18, म्यांमार में 7, ऐसे बहुत सारे शटडाउन्स की रिपोर्ट्स है। टोटल वर्ल्ड लेवल पर 187 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, जिसके अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा शटडाउन कहाँ हुए, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट शटडाउन 49 टाइम्स। 2022 की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। राजस्थान में 12 टाइम हुआ है और वेस्ट बंगाल के अंदर 7 टाइम्स। अगर अभी जो 2024 का जो है उसके अंदर आ सकता है कि जो 2022 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा कहाँ हुए, तो जम्मू कश्मीर में, फिर राजस्थान में, फिर वेस्ट बंगाल में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। MPPCS का एग्जाम आ रहा है, देयर आर सो मेनी पेपर्स, तो कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके कोजेज क्या है, तो सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन के क्यों किया जाता है, तो अगर पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो ग्रुप्स के बीच में, इलेक्शन के कारण भी हो जाता है कितनी बार इंटरनेट शटडाउन, एग्जाम्स के कारण भी, स्कूल के एग्जाम, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो इंटरनेट शटडाउन करवा दिया जाता है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है कि भाई इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है कुछ किसी टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। जैसे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरह इस पीरियड के लिए। तो उसके कारण उसका इंपैक्ट क्या होता है, एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ आजकल इंटरनेट पे चल रहे हैं, जैसे आज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है तो उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। तो लोगों के कुछ बिजनेस ऐसे है, मतलब बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे काम इंटरनेट के बिना नहीं होते हैं, तो इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सोशल डिस्ट्रप्शन, कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सोशल डिस्ट्रप्शन हो रहा है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, कितनी बार इसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि राजस्थान में उदयपुर में एक केस हुआ था कन्हैया कुमार वाला, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल शटडाउन कर दिया गया था। इंटरनेट शटडाउन के उसके बाद मतलब पॉलिटिकल टूल का यूज़ किया गया, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। तो वहाँ पे ऐसा कुछ अटैक हो गया था। आपको वहाँ जाना नहीं है केस में, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह मतलब लोगों के पास सोशल मीडिया को मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी कितनी बार पॉलिटिकल यूज़ किया जाता है उसको, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कि मतलब इससे एजुकेशन का नुकसान है। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा पढ़ाई किस पे होती है, तो एजुकेशन वीडियो किससे बनती है, तो इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, तो उसका भी नुकसान है कि एजुकेशन भी बच्चे प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। हेल्थ पर भी इंपैक्ट होता है कि जैसे कोविड-19 था तो उसमें एक कोविन ऐप का यूज़ किया जाता था, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो लोग कोविन ऐप नहीं चला पाएंगे, और कोविन नहीं चला पाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन कैसे होगा, ऐसे सो मेनी थिंग्स है। तो इस तरह इंटरनेट का बहुत बड़ा यूज है। इंटरनेट शटडाउन को कौन गवर्न करता है, तो टेम्पररी, इसका एक एक्ट है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस। याद रखना, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर रूल्स है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, और ये 2017 रूल्स गवर्न करते हैं टेम्पररी शटडाउन को। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। द हिंदू एनालिसिस के अंदर यही टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। आज ज़्यादा टॉपिक्स आए नहीं हैं हिंदू एनालिसिस के अंदर, मतलब जो ज़्यादा टॉपिक्स आए नहीं हैं जिनको अभी अपने को जो काम के हैं, न्यूज़ ज़्यादा आई है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अपन ने ओनली 20 या 25 मतलब 22 से 25 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप सोचिए कहाँ 50 मिनट की वीडियो बन रही है सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। उससे पहले अपन ने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा आपको इसमें पढ़ने भी बहुत आसानी होगी। आप देखिए कि कैसे सिंपल से फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड देखिए, अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो आप मुझे बोलिए, तो मैं उसके अंदर इंप्रूव करूँगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो आप इसको 1.25 पे करके देख सकते हैं, तब आपकी वीडियो की जो मतलब टाइमिंग भी आपका कम हो जाएगा और इससे भी आपको आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा धीरे धीरे अपन एडिटोरियल भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बार कमेंट कीजिए। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव समझ में आ रहा है तो मतलब अपन इस पर और आगे अब हम सब मिलकर इस पर और कार्य करेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, आपको एक छोटा सा इनिशिएटिव और बता दूं साथ के साथ, अगर आप मुझे कमेंट करोगे और अगर ये इनिशिएटिव अच्छे से सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद हम सब मिलके क्या करेंगे, धीरे धीरे डेली जो ऐसा क्वेश्चंस के मतलब 30 से 40 क्वेश्चंस का एक सेट स्टार्ट करेंगे, जो यूपीएससी के लिए, आरएएस के लिए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काम का होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब के लिए। और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आप यूपीएससी का जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन पहले ही रेडी होंगे। अगर कम टाइम में हम सब मिलके बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।